Hello everyone, welcome to the Ancient India crash course of Avlokan IAS. We have discussed few topics of ancient India like Indus Valley civilization, Vedic age, later Vedic age, and then we have talked about Mahajanpat period. Today we are going to discuss about Magad Empire and pre-Mauryan age. My name is Satyam Pandey and let us start with our today's topic. महाजनपद पीरियड में जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध। अब जो महाजनपद, जो टोटल 16 महाजनपद थे उनमें जो सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद था दैट वाज मगध, और मगध ही हमारा आज का इम्पॉर्टेंट महाजनपद होने वाला है और उसी को ही हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं और जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। महाजनपद वर बेसिकली एंशिएंट इंडियन किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। उस समय के कुछ साम्राज्य और रिपब्लिक्स हुआ करते थे जिनको हम गण संघास भी बोलते थे। दे हैव इमर्ज अराउंड द टाइम पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, और उसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि 16 महाजनपद यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। जो महाजनपद थे दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम स्मॉलर टेरिटरीज जिनको हम जनपद बोलते थे, दे कन्वर्टेड एंड इवॉल्व्ड इनटू अ बिगर टेरिटरी, और उसी को ही हमने महाजनपद बोला। और बाद में जाकर वही पावरफुल स्टेट बनते हैं, पावरफुल एम्पायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली एक एक बड़ी पॉलिटिकल पावर इमर्ज होती है। एंड दीज स्टेट्स कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मेजर एम्पायर्स। ऑफ ये जो स्टेट्स थे लाइक महाजनपद, दे बेसिकली like contributed for the rise of major empires like Magad, and they played very important role in shaping Indian history। तो इंडिया की हिस्ट्री को शेप करने में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दीएस्ट स्टेट। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी था और वेल्दी भी था। इसके पीछे कुछ रीजंस थे उसमें हम देखते हैं कि लाइक इसकी जो लोकेशन थी दैट वाज स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि इसको जो गंगा और यमुना का दोआब का रीजन था वहाँ से इसको फर्टाइल प्लेन्स मिलते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्रोडक्शन की वजह से इनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है और रेवेन्यू की वजह से ये खुद को एक मिलिटरली पावरफुल स्टेट बना पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब कोई भी स्टेट मिलिटरली पावरफुल हो जाता है तो फिर ये अपना एक्सपेंशन शुरू करते हैं, और बाद में देखेंगे हम कि किस तरीके से इन्होंने एक्सपेंशन करके कई सारे छोटे स्टेट्स को अपने में मिलाया और काफ़ी सारी टेरिटरीज को कैप्चर किया या इन्वेड किया। ठीक है, और इसके पीछे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और उसके अलावा आप देखते हो कि वहाँ पर जो आयरन की अवेलेबिलिटी थी जिसकी वजह से यहाँ पर इसको एक वेल्दी स्टेट और पावरफुल स्टेट बनने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो ऑल दीज रीजन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मगध सक्सेस। और बाकी के जो महाजनपद थे वो इसके कंपैरिजन में थोड़े से वीक थे या कमज़ोर थे या छोटे थे या इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी लग्जरी अवेलेबल नहीं थी जो कि मगध के पास अवेलेबल थी। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में ये जो टाइम पीरियड था मगध का जो रूल करने का दैट वाज फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी। अब इसके जो फाउंडर्स थे उसके बस नाम आपको आइडिया होना चाहिए कि जरासंध एंड बृहद्रथ वर द फाउंडर्स। अब इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो पूरा मगध वाला टाइम पीरियड है ये कई सारे फेजेस में ग्रो कर रहा है। इट वाज नॉट एक ही अंपायर नहीं थी, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर किंग नहीं था, एक पूरा एक लंबी स्टोरी है, लंबे कई सारे यहाँ पर अंपायर्स यहाँ पर कई लंबे समय तक यहाँ पर रूल करती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि मगध की पूरी कहानी तैयार होती है। सो जो सबसे पहली एम्पायर है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज हरियंका डायनेस्टी। और जो हरियंकास थे दे हैव स्टार्टेड दिस स्टोरी ऑफ एक्सपेंशन, और इसके बाद हम देखेंगे शिशुनाग्स के बारे में, फिर हम नंदास के बारे में पढ़ेंगे, एंड फाइनली मौर्यास। मौर्यास से पहले का ही ये जो टाइम पीरियड है, और ये जो तीन एम्पायर्स हैं इन्हीं को ही हम प्री मौर्यास बोल रहे हैं। फिर हम मौर्यास पर जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इंडिया को सबसे पहले सबसे एंशियंट सबसे बड़ी और पावरफुल एम्पायर मिलती है जिसके बारे में हम बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द हरियंका डायनेस्टी। अब जो हरियंका डायनेस्टी थी इसमें इसका जो टाइम पीरियड था इट वाज फ्रॉम 544 बीसी टू 412 बीसी। इसका जो अर्लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल और जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग था दैट वाज बिम्बिसार। अब बिम्बिसार जो किंग था वो रूल करता है 544 टू 492 बीसी। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो क्वेश्चन बनते हैं आप पीवाईक्यूज उठा के देख लो, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पर रूलर के नाम होंगे या सेंट का नाम होगा, वो रूलर से मैच किया जाएगा, कंटेम्प्रेरीनेस चेक की जाती है।
कि नानक किसके समय में कंटेम्प्रेरी थे या कबीर किसके समय में कंटेम्प्रेरी थे। इसी तरीके से जो गौतम बुद्ध थे वो बिंबिसार वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, मतलब दोनों लोगों का समय जो है वो सेम ही था। गौतम बुद्ध एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे थे और बिंबिसार मगध में अपनी एम्पायर को आगे बढ़ाने में यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे। सो बोथ वर कंटेम्प्रेरीज, तो इनका आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अपने नोट्स में इसको आप नोट कर सकते हो। ये कंटेम्प्रेरीनेस कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्री मॉडर्न डायनेस्टी। अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट टू मेंटेन अ परमानेंट आर्मी। अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे थे महाजनपद से, या इससे पहले जो हमने लेटर वैदिक पीरियड डिस्कस किया, उसमें हम देख रहे थे कि देयर वर नॉट परमानेंट आर्मीज अवेलेबल विद द किंग्स। तो किंग्स क्या करते थे कि खुद एक परमानेंट आर्मी मेंटेन नहीं कर रहे थे, वो हेल्प लेते थे जो उनके नॉवल्स होते थे, उनकी जो आर्मीज होती थी उनसे हेल्प लेते थे, या फिर वो आर्मी जो मेंटेन भी करते थे देवर नॉट यूज टू बी परमानेंट इन नेचर, देवर टेम्परेरी, या फिर जरूरत पड़ने के समय में ही उनको तैयार किया जाता था। बट इस तरीके से फुल एंड परमानेंट आर्मीज मेंटेन नहीं होती थी। बट अब क्योंकि यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेस हैं, इनके पास रेवेन्यू है, पैसा है, दे कैन अफोर्ड, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परमानेंट आर्मी तैयार होती है, और जो कि एक बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही पावरफुल आर्मी तैयार हो रही है। मगध ने खुद को एक्सपैंड किया एंड दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 80,000 विलेजेस ऑफ दैट टाइम। उस समय के 80,000 विलेजेस को अपनी एम्पायर में मिलाते हैं। अब मगध की अपनी पॉलिसी थी कि बिम्बिसार ने क्या किया, बिम्बिसार ने जो अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी थी उसमें उसने तीन बेसिकली मेथड्स को अपनाया। वन वाज मैट्रिमोनियल अलायंस, कि मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता था। मैट्रिमोनियल अलायंस। सेकेंड वाज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स। अब ये करता क्या था अभी डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉलिसी वाज कॉन्क्योरिंग वीक नेबर्स, सो ही यूज्ड टू इन्वेड वीक रूलर्स। तो जो यहाँ पर वीक रूलर्स होते थे, या जो उसकी नेबरहुड में जो भी वीक रूलर्स रूल करते थे उनको वो इन्वेड कर लिया करता था। सो तीन मेथड्स ये क्यों अपने एक्सपेंशन के लिए यूज किए उसने, कि लाइक मैट्रिमोनियल अलायंस से क्या होता था कि अगर आप खुद को एक्सपेंड करना चाहते हो या पावरफुल बनाना चाहते हो, तो कोई भी आपके समकक्ष या कंटेम्प्रेरी है जो कि पावरफुल है उसके साथ में आप मैट्रिमोनियल अलायंस करो, लाइक उनकी डॉटर्स के साथ में या प्रिंसेस के साथ में आप अगर शादी करते हो, तो फिर क्या है कि आपके एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, आपको उनसे हेल्प मिलेगी अगर आप किसी वॉर में जा रहे हैं, और प्लस उनसे आपको कोई किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। सो टू अवॉइड ऑल सच कंटिजेंसीज, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो होते थे वो काफ़ी हेल्प करते थे रूलर्स को अपनी एम्पायर्स को स्ट्रेंथन रखने में और लंबे समय तक रूल करने में। नेक्स्ट जो इनकी पॉलिसी थी उसमें ये फ्रेंडशिप को फॉलो करते थे, कि लाइक अपने से अगर कोई स्ट्रांग रूलर है और आपको लग रहा है कि आप उससे जीत नहीं सकते, तो आप उससे हाथ मिला लो। हाथ मिला के क्या है कि आप अगर उससे लड़ोगे नहीं, वो भी आपके टुवर्ड्स फ्रेंडली नेचर शो करेगा या बिहेवियर शो करेगा, तो फिर क्या है कि आप एक जो वॉर लाइक सिचुएशंस है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, और खुद भी आप हेल्प ले सकते हो इन आवर्स ऑफ नीड। जब आपको ज़रूरत होगी आप उनसे हेल्प भी ले सकते हो, और कहीं पर भी अगर आप उनको ज़रूरत होगी तो आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो काइंड ऑफ ट्रीटीज भी साइन कर सकते हो कि आपस में कोई युद्ध नहीं करेंगे। सो उसके बियॉन्ड अगर कोई भी और टेरिटरीज होंगी तो उन पे एक्सपेंशन होगा, वहाँ पर इन्वेजन्स होंगे। तीसरा, जो वीक रूलर्स होंगे उनको इन्वेड कर लो, जो आपकी नहीं सुनते हैं, आपकी जो सोवरेनिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप उन पे इन्वेड कर सकते हो और उन पे रूल करो। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स वर फॉलोड बाय दिस बिम्बिसार। अब बिम्बिसार ने क्या किया कि जो कौशल के किंग थे, जिनका नाम यहाँ पर कौशल के किंग थे, और कौशल के जो प्रिंस थे बेसिकली प्रसन्नजीत, उनकी जो सिस्टर थी उनके साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर ये शादी करते हैं बृहद्रथ, और ब्रह्मदत्त वॉज द किंग ऑफ कौशल, जिनका की बेटा था प्रसन्नजीत, और प्रसन्नजीत की ही सिस्टर थी, बेसिकली ब्रह्मदत्त की ही बेटी थी, उनके साथ में ये मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं। अब ये केवल कौशल पे लागू नहीं होता है, इन्होंने तीन ऐसी शादियां की थी जो कि मैट्रिमोनियल अलायंस का पार्ट थे। फर्स्ट वॉज कौशल, उसके बाद आप देखोगे कि वैशाली के साथ में इन्होंने वैशाली में, सो वैशाली की जो यहाँ पर प्रिंसेस थी उनके साथ में इन्होंने लिच्छवी ट्राइब से जो बिलोंग करती थी उनके साथ में इन्होंने यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंस किया, और उसके बाद आप देखोगे
कि मिडिल पंजाब रीजन में माद्रा किंगडम थी और यहाँ से भी इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस स्टेब्लिश किए। सो इन 3 एम्पायर्स को इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसके बाद जो बचती थी कुछ के साथ इन्होंने फ्रेंडशिप की और बाकियों को इन्होंने इन्वेड करने का काम किया। तो प्रसेनजीत जो था, इसके बाद हम देखेंगे कि जब बिम्बिसार का रूल ओवर होता है और यहाँ पर नेक्स्ट जो रूलर थे वो आते हैं, वो यहाँ अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही स्टेबलाइज्ड फ्रेंडशिप टाइज विद पुकुसती। अब ये कहाँ के थे, गांधार के जो रूलर्स थे उनके साथ में इन्होंने क्या किया, फ्रेंडशिप जो है उसको स्टेबलाइज किया, फ्रेंडली टाइज उनके साथ में स्टेब्लिश किए। और इन्होंने चंद्र प्रद्योत के साथ में युद्ध किया, उज्जैन के राजा के साथ में, लेकिन इन्होंने अभी तक उज्जैन को अपनी टेरिटरी में शामिल नहीं किया था। साथ में अजात शत्रु जब इनके बाद में आते हैं, बिम्बिसार को सक्सीड करते हैं अजात शत्रु, और अजात शत्रु रूल करते हैं 492 टू 460 बीसी। अब अजात शत्रु किसी भी तरीके के रिलेशंस में बिलीव नहीं करता था, पॉलिटिकली बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था, और रिलेशंस में बिलीव ना करने की वजह से उसने पहले तो अपने ही जो फादर थे उनकी हत्या कर देता है। सो बिम्बिसार वॉज किल्ड बाई हिज ओन सन अजात शत्रु। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंशियंट इंडिया में हमको ऐसे एग्जाम्पल्स कम मिलते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हो। ही ऑल्सो फोकस्ड अपॉन द मिलिट्री एक्सपेंशन। अब यहाँ पर जो बिम्बिसार पॉलिसी फॉलो कर रहा था अजात शत्रु, उसके भी एक्सट्रीम में जाता है, और उसके भी एक्सट्रीम में जाकर ये क्या करता है कि लाइक यहाँ पर जो कौशल के किंग थे, अब जो बिम्बिसार के टाइम पर किंग थे वो थे प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत ने बिम्बिसार को यहाँ पर गिफ्ट किया था काशी को। अब काशी को गिफ्ट किया था, लेकिन होता क्या है कि अजात शत्रु से खुश ना होने की वजह से बिम्बिसार से ये क्या कहते हैं, अजात शत्रु से काशी को वापस मांगते हैं, जिसके एवज में अजात शत्रु क्या करता है, प्रसेनजीत से युद्ध लड़ता है, और बेसिकली यहाँ पर प्रसेनजीत हार जाते हैं और ये काशी को उनको देने से मना कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पिता की हत्या हो या अपने ही रिलेटिव्स में युद्ध लड़ना हो, तो ये सब काम अजातशत्रु को बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, अब ही ऑल्सो फॉट विद हिज मैटरनल ग्रैंड फादर। अब इनके जो मैटरनल ग्रैंड फादर थे उसके साथ में भी ये युद्ध करता है, जिनका नाम चेतक था, जो वैशाली के चीफ हुआ करते थे। तो इसके खुद के ही ग्रैंड फादर थे, उनके साथ में भी इसने युद्ध कर लिया और वैशाली को भी जीत लिया और अपनी टेरिटरी में मिला लिया। अब देखो बिम्बिसार ये सब काम नहीं कर रहा था, जहां पर वो अलायंसेस बना रहा था वहां पर वो इन्वेड करने का या अपनी टेरिटरी में उनको शामिल करने का काम नहीं कर रहा था, बट अजात शत्रु एक्सट्रीम में जाकर अपने रिलेटिव्स को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा है और साथ में जिन उनकी टेरिटरीज को भी अपनी टेरिटरी में मिलाने का काम करता हुआ दिखता है हमको। ठीक है, तो इसने क्या किया कि लंबे 16 सालों तक ये लगभग कई राउंड में ये उनसे युद्ध करने की कोशिश करता है, एंड फाइनली ही कॉन्क्योर्ड वैशाली एज वेल। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अजात शत्रु ही ऑल्सो फोकस्ड अपॉन मिलिट्री एक्सपेंशन। अब इसके जो लास्ट इंपॉर्टेंट किंग थे उसका नाम था उदयन। सो ये 3 नाम आपको याद रखने, बस हरियंक डायनेस्टी से एक बिम्बिसार, अजात शत्रु एंड उदयन। उदयन सक्सीड करते हैं अजात शत्रु को, और उदयन क्या करते हैं, ये एक्सपेंशन ना ज़्यादा करके ये अपने जो टेरिटरी थी, ऑलरेडी द एम्पायर वाज एक्सटेंसिव, काफ़ी एक्सपेंशन हो चुका था। उदयन ट्राई टू ही बेसिकली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कि अपनी टेरिटरी को बचा के रखो, जितनी भी टेरिटरी है, तो उसको इसने पीसफुल पॉलिसी को फॉलो किया थोड़ा, और फोर्टिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। सो जो इसने पाटलिपुत्र वाला रीजन था उसको फोर्टिफाई करने की कोशिश की, और जो फोर्ट है उसको बनाने की कोशिश की है गंगा रिवर के किनारे और सोन रिवर के किनारे। इसने बैंक पर क्या किया, फोर्ट बनाने की कोशिश करता है उदयन। अब उदयन, ये 3 नाम आप याद रख लेना, बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। ठीक है, दीज वर द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस हरियंक डायनेस्टी। अब दीज हरियंक वर सक्सीडेड बाय नेक्स्ट डायनेस्टी दैट वाज शिशुनाग। अब जो शिशुनाग डायनेस्टी थी, इसमें नाग डायनेस्टी बेसिकली हम इसको बोलते हैं, एंड शिशुनाग वाज द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, ही वाज द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। शिशुनाग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ही सक्सीडेड उदयन। अब क्यों, ये कौन था, ही वाज आल्सो अ ऑफिसर एट द टाइम ऑफ उदयन के टाइम पर ही वाज अ हाई रैंक ऑफिसर इन हरियंक डायनेस्टी, और वही उदयन को भी यहाँ पर गद्दी से हटाकर खुद को गद्दी पे स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, थ्रोन हिमसेल्फ एज किंग। और यहीं से ही शुरुआत होती है नाग डायनेस्टी की। सो नाग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 412 से 344 बीसी था। अब याद रखने वाली चीज़ क्या है कि क्या आपको ये एग्जैक्ट टाइमलाइंस पता होनी चाहिए,
तो बिल्कुल भी नहीं, इन टाइम लाइन्स को एग्जैक्टली याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी भी एग्जाम में आपसे टाइम लाइन्स पे एग्जैक्ट डेट्स पे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं और ना ही आगे आएंगे। आपको याद क्या रखना है, ये जो टाइम पीरियड है ना, इनकी एक क्रोनोलॉजी बस याद रखनी है कि आप किन के टाइम के बाद कौन आ रहा है और कौन किन के टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा था। लाइक बिंबिसार के टाइम पर गौतम बुद्ध थे या गौतम बुद्ध के टाइम पर बिंबिसार था। बिंबिसार वॉज द रूलर हु वॉज सक्सीडेड बाय अजात शत्रु, नॉट कि अब बिंबिसार को सक्सीड कर रहे हैं अजात शत्रु, ठीक है, और बिंबिसार वॉज प्रोसीडिंग अजात शत्रु, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन रूलर से पहले कौन से रूलर्स थे और किस डायनेस्टी के कौन से रूलर्स थे। ये और इम्पॉर्टेंट है कि कई बार नाम दे दिए जाते हैं और उसमें आप देखोगे कि अभी पिछले ही 1-2 साल में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपको रूलर्स के नाम दिए जाएंगे और बस ये पूछा जाएगा कि दीज रूलर्स वर बिलोंगिंग टू विच डायनेस्टी। तो आप वो इतने अजीब से नाम होते हैं कि आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। सो बस नाम याद रखना कि अगर उनमें से 1-2 नाम भी पहचान लिए आप तो आपका काम वहाँ पर आसान हो जाता है। So Shishnog basically they displaced the Haryankas and they have established themselves as the new rulers। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उनकी कैपिटल थी जो कि राजगीर हुआ करती थी, उस कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट किया और कैपिटल ये लेकर आते हैं बेसिकली नाग डायनेस्टी में शिशुनाग। दे हैव शिफ्टेड देयर कैपिटल टू वैशालीज। तो वैशाली में ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और इन्होंने क्या किया कि अवंती को, अवंती जो कि उज्जैन का पुराना नाम है, दे हैव इन्वेडेड अवंती एंड दे हैव डिफीटेड द अवंती एंड मेड इट पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। तो शिशुनाग ने क्या काम किया, उसने मगध एम्पायर में अवंती को मिलाने का काम किया, उज्जैन को हराने का काम किया, ठीक है। एंड दे हैव आल्सो शिफ्टेड देयर कैपिटल टू वैशाली। और जो अवंती के साथ में इनकी कन्फ्लिक्ट थी उसको भी ये खत्म करते हैं और बेसिकली अवंती को शेषनाग नाग डायनेस्टी में ही मिला लेते हैं। इसके बाद इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ अपने को पता रखने की ज़रूरत है नहीं फॉर आवर एग्जाम, क्योंकि इस टाइम पीरियड से आप देखोगे कोई ऐसा सच बड़े क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं, बट कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें इसलिए कोई भी पार्ट जो है उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब शिशुनाग वॉज सक्सीडेड बाय द रूलर जिसका नाम था काल अशोक। काल अशोक जो है इसी के टाइम पर हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो होती है वैशाली में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल was conducted during his time and he patronized that council। अब काल अशोक क्या करता है, ही अगेन मूव्ड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर ये पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाने का काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर नाग डायनेस्टी में 2 बार कैपिटल शिफ्ट हो रही है, पहले तो अवंती में ला रहे हैं और अवंती से फिर ये शिफ्ट करके पाटलिपुत्र को कैपिटल बना रहे हैं। इससे पहले जो कैपिटल थी दैट वाज राजगीर, ठीक है। अब काल अशोक के टाइम पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अपने को याद रखनी है, और काल अशोक किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था ये भी हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि काल अशोक के नाम के पीछे कहीं पर ना गया कुछ ऐसा नहीं लगा है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था। तो ये शिशुनाग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी से शिशुनाग और काल अशोक बिलोंग करते थे। अब हम देखेंगे कि ये जो नाग डायनेस्टी थी इट वॉज रिप्लेस्ड बाई नंदास। अब नंदास क्या थे, एक यहाँ पर इनका एक रूलर था, लास्ट रूलर था जो कि इम्पोर्टेंट था, महानंदिन करके इनका एक रूलर था जो कि जिसका एक इलीगल सन था, और वो इलीगल जो सन था दैट वाज अ शूद्र। उनकी जो शूद्र वाइफ थी उससे पैदा हुआ एक बेटा था जिसका नाम था महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ही महानंदिन को हटाते हैं और अपने आप को गद्दी पे बिठाते हैं, और वहीं से हम देखते हैं कि एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम था नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी अपने आप में एक बड़ा रूप धारण करती है और एक बड़ी यहाँ पर देखेंगे पावरफुल एम्पायर बनती है। मगध एम्पायर, द पावर ऑफ मगध एम्पायर केम इनटू द हैंड्स ऑफ नंद डायनेस्टी, और महापद्मनंदा जो है इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर बन जाते हैं। ये हमें याद रखना है। अब इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इनके बारे में हमें पता चलता है एक इंस्क्रिप्शन से जिसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने कलिंग पे
युद्ध किया कलिंग के साथ में, कॉन्क्वेस्ट की, तो इसके बारे में हमें पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से नंदास के बारे में। ठीक है, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो था कहाँ पे, ये था खारवेला में। एंड खारवेला इज लोकेटेड इन कलिंगा, और कलिंगा कहाँ था, कलिंगा ही उड़ीसा वाले रीजन में था। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है इस इंस्क्रिप्शन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। सो इस टाइम पर देखते हैं कि एम्पायर के पास इनॉर्मस वेल्थ थी, अच्छे खासे एम्पायर स्थिति में यहाँ पर एम्पायर पहुंच चुकी थी, बहुत ही एक स्ट्रांग एम्पायर बन चुकी थी। ठीक है, और इस टाइम पीरियड के बारे में आप जो देखोगे कि तमिल संगम टेक्स्ट थे, उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसका नाम है नूरू। नूरू टेक्स्ट जो है तमिल टेक्स्ट है, और उसमें भी नंदास के बारे में रेफर किया गया है। ठीक है, और नूरू जो है वो बुक लिखी गई है एक पोइट के द्वारा, जिसका नाम है मामू लेनार के द्वारा लिखी गई नूरू टेक्स्ट में नंदास के बारे में हमें रेफरेंस मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो टाइटल है वो इनके द्वारा लिए गए, नंदा के द्वारा। महापद्म नंदा ने एक टाइटल दिया खुद को, दैट वाज एक रथ। अब एक रथ का मतलब होता है वन सॉवरेन रूलर, मतलब ही वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी, उसी के पास सारी पावर्स हैं, ही वाज द अल्टीमेट किंग। सो ये टाइटल महापद्म नंदा के द्वारा लिया गया। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो टाइटल थे, आप देख सकते हो बहुत लंबे चौड़े टाइटल्स ये लेते थे, और इन्होंने बेसिकली जो टाइटल्स थे उनके कुछ मीनिंग्स हुआ करते थे, और इन्होंने, अब आप कहोगे कि क्या ये टाइटल्स याद रखने हैं, नहीं, केवल एक रथ के बारे में पता होना चाहिए, बाकी टाइटल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि सिमिलर टाइटल्स रूलर्स ले लेते थे, जिसकी वजह से इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये टाइटल बेसिकली किसके द्वारा लिया गया था। अगर कोई बहुत ही अलग तरीके का टाइटल है, वहां पर कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज टाइटल्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी की हिस्ट्री में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, आगे पूछ लिए जाएं इसकी संभावना कम है, लेकिन यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, सो कौशल को ये कॉन्क्योर करते हैं, एंड जो महापद्मनंदा था उसने भी एक मैसिव आर्मी को डेवलप किया बिकॉज ऑफ एडवांस टैक्स सिस्टम, और टैक्स सिस्टम से जो रेवेन्यू आता था वही हेल्प करता था आर्मी को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने में, और बड़ी आर्मी को यहाँ पर परमानेंट नेचर की जो आर्मी थी उसको यहाँ पर लंबे समय तक रोक पाने में टैक्स सिस्टम का बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो था इनका वो था धनानंद। धनानंद वॉज द लास्ट नंदा रूलर, और इसने भी ह्यूज आर्मी इसके पास थी, बट इसकी जो आर्मी थी उसी को देखकर अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया पर अटैक नहीं करता है, एंड ही वॉज डिस्करेज्ड, कि उसको पता था कि देर इज अ नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के पास बहुत बड़ी एक एम्पायर है, जिसके पास कई कई हजारों में एलिफेंट्स हैं, सॉरी कैवलरीज थी, इन्फेंट्रीज थी। सो इसकी वजह से अलेक्जेंडर ने अटैक नहीं किया, और अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो भी काफ़ी थक चुकी थी, और एक 10 साल से करीब वो युद्ध करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने भी उस समय वॉर को अवॉइड किया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ब्यास रिवर के आगे अलेक्जेंडर नहीं बढ़ता है, और फिर नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से ही वापस जाने लगता है। दिस धनानंद वॉज ओवरथ्रोन्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्यास। सो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ, बेसिकली वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, और वो कौटिल्य जो थे जिनका नाम था यहाँ पर चाणक्य, और चाणक्य की हेल्प से ये क्या करते हैं, धनानंद को हराते हैं, और धनानंद को यहाँ पर हराने के बाद एक नई एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए तीन डायनेस्टीज के बारे में, हरियंक डायनेस्टी, यहाँ पर नाग डायनेस्टी, एंड देन नंद डायनेस्टी। तो इनके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे पर्शियन इन्वेजन्स या फिर ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि प्री मॉडर्न टाइम में किस तरीके की इकोनॉमी थी, किस तरीके की यहाँ पर सोसाइटी थी, वो सब भी हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे ईरानियन इन्वेजन के बारे में, एंड फिर हम देखेंगे मैसिडोनियन इन्वेजन के बारे में। अभी तक जो हमने देखा उसमें मगध एम्पायर थी, मगध एम्पायर में अलग अलग डायनेस्टीज रूल करती हैं एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब उसी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर था इंडिया का, वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिसेबिलिटी क्रिएट हो रखी थी, जिसकी वजह से हम देखेंगे
कि वो एक अपॉर्चुनिटी बनती है कुछ इन्वेजन्स के लिए, कुछ दूसरी डायनेस्टीज़ के लिए, और वो वहाँ पर आकर इन्वेड करते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज की वजह से उस रीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। अब ईरानियन इन्वेजन के पहले तो हम रीजंस जान लेते हैं कि क्यों हो रहे थे, क्या पर्टिकुलरली वहाँ पर सिचुएशंस थी। तो वो जो रीजन था, एक तो आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स, जैसे कि गांधार रीजन था, कंबोज था, माद्रा था पंजाब वाले रीजन में, फिर कंबोज था और गांधार था अफगानिस्तान वाले रीजन में। सो दीज स्टेट्स वर देयर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट दे वर नॉट एज पावरफुल एज मगध एम्पायर, और आपस में भी ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्व थे। तो आपस में भी ये लड़ रहे थे, प्लस वो उतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ पर जो एक बाहर से बैठा हुआ व्यक्ति इन चीज़ों को देख रहा होता है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सो यहाँ पर पर्सिया के रीजन में जो रूलर उस समय रूल कर रहे थे, बेसिकली ईरान वाले रीजन में जो रूलर रूल कर रहे थे, उनका नाम था साइरस। साइरस ने इस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने इस रीजन को एनेक्स करने की कोशिश की। और यहाँ पर कोई स्ट्रांग एम्पायर नहीं थी मगध जैसी, जिसकी वजह से यहाँ पर अटैक्स हुए और इस रीजन को सक्सेसफुली एनेक्स किया गया बाई साइरस। साइरस ने यहाँ पर टाइम पीरियड थोड़ा सा यहाँ पर डैश नहीं लगा है सही से। सो 588 टू 530 BC तक ये रूल करते हैं, और ये एनेक्स करते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और इन एम्पायर्स को अपनी टेरिटरी में मिला लेते हैं। दैट इज वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के वेस्ट का जो पार्ट था वो इन्होंने इन्वेड किया। अब साइरस की ये जो इन्वेजन की पॉलिसी थी वो उनको हेल्प करती है। अब साइरस किस एम्पायर से आते थे वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक मीनिड एम्पायर थी एक, जिसको हम एकमीनियन एम्पायर भी बोलते थे। उस एम्पायर से साइरस बिलोंग करते थे। ठीक है। सो एकीमीनिड एम्पायर से ये बिलोंग करते थे। अब इस एम्पायर में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जैसे साइरस थे, फिर डेरियस देखने को मिलेंगे हमको, फिर हमें एक जर्जिक्स एक रूलर देखने को मिलेंगे, और लास्ट में हम डेरियस 3 देखेंगे। ठीक है। अब ये जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रहती है डेरियस के टाइम पर भी, और वो पंजाब और सिंध वाले रीजन को भी कैप्चर कर लेते हैं डेरियस। ठीक है। तो बेसिकली गांधार रीजन कैप्चर किया गया था साइरस के द्वारा, और जितनी भी इंडस रिवर के वेस्ट में जितनी भी ट्राइब्स थी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। दे हैव सबमिटेड टू साइरस, और सबमिट करने के बाद दे स्टार्टेड पेइंग ट्रिब्यूट टू साइरस। सो बेसिकली रेवेन्यू यहाँ से बहुत अच्छा मिलता था। उस रेवेन्यू की वजह से ही यहाँ पर अटैक्स हो रहे थे। डेरियस ने अटैक किया, और फर्दर आके उन्होंने पंजाब और सिंध वाले रीजन पर यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो बेसिकली माद्रा वाले रीजन पे भी यहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। एंड ही स्टेबलाइज्ड एज पर्सियाज 20th सेट्रपी। तो ये जो सेट्रपी थे इनके पास 28 या 27 सेट्रपीज थे। सो उनमें से 20th सेट्रपी बनाते हैं ये किसको, पंजाब एंड सिंध वाले रीजन को, ये जो पूरा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था उस रीजन को। अब 20th सेट्रपी से जो आने वाला पूरा जो ट्रिब्यूट था, पूरा रेवेन्यू था, दैट वाज 1/3 ऑफ ऑल रेवेन्यू। जितना भी कलेक्ट कर रहे थे उसमें से 1/3 तो केवल यहीं से आ रहा था। तो उनके पास जितने भी ये 28 27 सेट्रपीज थे, उनमें से 1/3 केवल एक ही टेरिटरी से आ रहा है। सो दैट वाज आई ओपनिंग फॉर देम। तो इस वजह से ये रीजन इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि 30 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड ट्रिब्यूट में पे किया गया इस इन किंग्स को, इस वाले रीजन से। ठीक है। और ये बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। साथ में यहाँ पर आप देखोगे इट वाज अ पॉपुलर पॉपुलस प्रोविंस ऑफ द एम्पायर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट करती थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके लास्ट एक इम्पॉर्टेंट किंग थे, इनका नाम था जर्जिक्स। और जर्जिक्स यहाँ पर रूल करते हैं। बेसिकली क्या इनके टाइम पीरियड याद रखने हैं, इनके टाइम पीरियड बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जर्जिक्स भी क्या करते हैं, इंडियन प्रोविंस में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की जो आर्मी थी, जो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर इंडिया के सोल्जर्स थे, उनको रिक्रूट किया, और उनको इन्होंने यूज किया टू फाइट अगेंस्ट, इनकी जो फाइट थी अगेंस्ट ग्रीस। सो ग्रीक्स के साथ में इनका जो युद्ध होता है उसमें ये इंडियन सोल्जर्स को यूज करते हैं। बेसिकली ये उस युद्ध में हार भी जाते हैं ग्रीक से,
और हारने के बाद फिर इनको जो है इस वाले रीजन में ही संतुष्ट रहना पड़ता है। फिर ये इनका जो एक्सपेंशन है वो रुक जाता है। इनके फेल्योर के बाद हम देखते हैं कि फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो रुक जाती है और फिर इंडिया प्रोविंस जो है, इंडियन नॉर्थ वेस्ट वाला जो प्रोविंस था, इंडियन प्रोविंस, वो 200 साल तक ईरानियंस के यहाँ पर 200 ईयर्स तक आप देखोगे कि ईरानियंस के कब्जे में रहता है। इनके पास कब्जे में रहने की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी वो यहाँ पर डेवलप होती है और इस वाले रीजन में हमें बहुत सारी चीज़ें खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में देखने को मिलेंगी। फिर हम देखते हैं कि लास्ट इनका जो रूलर था डेरियस 3, उसने भी इंडियन सोल्जर्स को यूज किया अलेक्जेंडर के अगेंस्ट में और वो भी यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर ईरानियंस में आपको यही 3 नाम याद रखने हैं, साइरस, डेरियस एंड जर्जिक्स। बस बस ये याद रखने कि ये ईरानियन सोल्जर, एक तो ईरानियन रूलर्स थे एंड दे हैव annexed द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। इतनी इंफॉर्मेशन भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रिब्यूट पेइंग रीजन फॉर द पर्सियन एम्पायर, उस समय की एक्मीनियन एम्पायर थी। एक्मीनियन एम्पायर को सबसे ज़्यादा जो टैक्स या रेवेन्यू पे करने वाला रीजन था दैट वाज नॉर्थ वेस्टर्न, और इंडियन प्रोविंस, इंडियन सत्रपी जो था वो पे कर रहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में अलेक्जेंडर का इन्वेजन शुरू होता है। अलेक्जेंडर वाज रूलिंग इन ग्रीस रीजन। ग्रीस में ये रूल करना स्टार्ट करता है। मैसिडोनिया एम्पायर इसका, मैसिडोनिया नाम था जहाँ पर ये रूलर बनता है। ग्रीस वाज आल्सो, यहाँ पर आप देखोगे कि इट वाज डिवाइडेड इन सेवरल स्टेट्स। बहुत सारे वहाँ पर स्टेट थे जो अलग अलग एम्पायर्स थी वहाँ पर छोटी छोटी। सो मैसिडोनिया से आता था अलेक्जेंडर, ही वाज रूलिंग इन मैसिडोनिया। कुछ ही समय में अपने रूल स्टार्ट होने के कुछ ही समय बाद ग्रीस के जितने भी दूसरे स्टेट थे उन सब पे ये कब्जा कर लेता है। उसको कब्जा करने के बाद ये बढ़ता है, आप अगर मैप देखोगे यूरोप का, तो फिर ये ग्रीस से आगे बढ़कर पर्सिया की तरफ बढ़ता है, क्योंकि पर्सियन एम्पायर एक बहुत बड़ा रूप इस तरीके से धारण कर चुकी थी और इस पूरे रीजन को कब्जा करने के लिए वो आगे बढ़ता है और फिर ये डेरियस 3 को हराता है और पर्शियन एम्पायर पे अपना कब्जा यहाँ पर स्थापित करता है। पर्शियन एम्पायर को अनेक्स करने के बाद जो मैसिडोनिया एम्पायर थी वो एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव एम्पायर बन जाती है। और अलेक्जेंडर की जो डिजायर थी, ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड हिज डिजायर वॉज टू कॉन्क्योर द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहता था और उस समय जो उसके दिमाग में दुनिया की जो डेफिनेशन थी दैट वाज कि अगर वो ईस्टर्न साइड आगे जाता है और इंडिया तक पहुंच जाता है, और इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है दैट इज द बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग और उस समय की नॉलेज के अकॉर्डिंग इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री को वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री माना जाता था। तो वहां तक अलेक्जेंडर का एम था यहाँ पर अपनी जो है सत्ता स्थापित करने का। अब यहाँ पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। इवन इन इंडिया महाजनपद्स वर डिवाइडेड इन सेवरल स्टेट्स, और वो आपस में भी आप देखोगे कि यूनिटी उनमें नहीं थी। इसने जो कैंपेन थी वो पूरी लॉन्च की और उस कैंपेन में लगातार कंटिन्यूअसली ही वाज इन वॉर। अपने पूरे टाइम पीरियड में जितने टाइम भी उसने रूल किया ही वाज इन फाइट। पूरे ग्रीस पे कब्जा किया, ग्रीस के बाद पर्सिया पे कब्जा किया, पर्सिया पे कब्जा करके ये खाइबर पास वाले रीजन में पहुंचता है। खाइबर पास से ये इंडियन जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहां पर एंटर करने के बाद वहां की जो ट्राइब्स थी उनके साथ में 10 महीने तक युद्ध करता है। जितनी भी ट्राइब्स थी उन सबको अपने सॉवरेनिटी में मिलाता है, उनको उन्होंने सरेंडर करवाता है उनसे। उन ट्राइब्स के बाद आप देखोगे कि वहां पर इसका सामना होता है तक्षशिला के रूलर से जिनका नाम था अम्बी। तो अम्बी रूलर ने देखा कि जिस तरीके से अलेक्जेंडर का काफिला चल रहा है अभी तक, जो जितनी भी उसकी सक्सेस स्टोरीज ऑब्जर्व करने के बाद अम्बी ने डिसाइड किया कि विदाउट एनी फाइट ही सरेंडर्ड टू अलेक्जेंडर। इन्होंने सरेंडर कर दिया और इनकी जो टेरिटरीज थी वो सारी टेरिटरी अलेक्जेंडर के कब्जे में आ जाती हैं। तो झेलम वाले रीजन में आप देखोगे कि यहाँ पर इंडस और झेलम रिवर के बीच में जो रीजन था दैट वाज तक्षशिला रीजन, और तक्षशिला ने सरेंडर कर दिया अलेक्जेंडर के सामने। इसी को ही बोला गया बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। और यहाँ पर हम देखेंगे, नहीं इसके बाद हम देखते हैं कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीस होता है किसके साथ में, पोरस के साथ में। तो पोरस के साथ में जो युद्ध होता है और पोरस ने यहाँ पर सरेंडर करने से मना कर दिया और पोरस ने बेसिकली एक रेजिस्टेंस शो किया अलेक्जेंडर को। और फिर जो युद्ध होता है उसमें भी ऑल्दो अलेक्जेंडर हैज फेस्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट
resistance from Porus, but ultimately he lost in this battle. इसमें हार जाते हैं पोरस, और हारने के बाद पोरस की जो बहादुरी थी उसको देखने के बाद अलेक्जेंडर इनकी जो टेरिटरी थी वो रिस्टोर कर देते हैं, इनको दे देते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है कि अलेक्जेंडर किस तरीके से मैसिडोनिया से आता है, मैसिडोनिया से पर्सिया पे कब्जा करता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे कब्जा करता है। फिर यहाँ पर जो झेलम नदी से आगे का पार्ट था, झेलम और चिनाब रिवर का जो पार्ट था, वो यहाँ पर पोरस के अंडर में आता था। तो इस वाले रीजन पे भी यहाँ पर कब्जा होता है और पोरस को भी यहाँ पर डिफीट देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखोगे कि अलेक्जेंडर 19 महीने तक इंडिया में रहता है। उसके बाद वो रिटर्न वापस जाता है, यहाँ पर पोरस को यहाँ पर अपॉइंट कर देता है, इनकी टेरिटरी वापस कर देता है। अम्बी को अपॉइंट कर देता है। अम्बी को हराने के बाद अम्बी ने सरेंडर भी कर दिया था, इनको उसी रीजन का ही उनकी टेरिटरी सौंप के उनको अपॉइंट कर दिया जाता है कि दे स्टार्टेड पेइंग ट्रिब्यूट टू मैसिडोनियन एम्पायर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर वापस जाने लगता है और कई सारे जो बचे हुए ट्राइबल रीजन्स थे जो उसने कब्जे किए थे, उस पे वो कई सारे गवर्नर्स को अपॉइंट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रीक की जो पोजीशंस थी वो धीरे धीरे बाद में दे लूज देयर पोजीशंस जब मॉडर्न रूलर्स आते हैं, और उसके बाद में इनकी पोजीशंस यहाँ से खत्म हो जाती है। इम्पैक्ट क्या पड़ा यहाँ पर? इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडियंस का पहला कांटेक्ट होता है यहाँ पर यूरोपियंस के साथ में, किसी रूलर्स के साथ में, या इस तरीके से पॉलिटिकल कांटेक्ट पहली बार होता है यूरोपियंस के साथ में इंडियंस का। साथ में हम देखते हैं कि इंडिया की जो वीकनेसेस थी वो यहाँ पर एक्सपोज होती हैं। वीकेंड किंगडम्स जो थी वो कहीं ना कहीं हार जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। स्मॉलर स्टेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो उनका खात्मा होता है, और एक बड़ी एम्पायर की तरफ जो है रास्ता बनता है, तैयार होता है, और बाद में हम देखते हैं कि मौर्यन रूल यहाँ पर इंडिया में स्टेब्लिश होता है। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था, इट ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडियन एंड ग्रीस पीपल। तो इंडिया और ग्रीस की जो सिविलाइजेशन थी, दो एंशियंट ग्रेट सिविलाइजेशंस के बीच में यहाँ पर कांटेक्ट होता है और उनके बीच में रास्ता डेवलप होता है। फिर हम देखते हैं कि रूट्स ओपन होते हैं, नेवल एक्सपेडिशंस होते हैं, और इनके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आगे बढ़ने लगती हैं। सो इस तरीके से इंडिया में इन्वेजन्स होते हैं, पर्सियन इन्वेजन, देन मैसिडोनियन, बेसिकली ग्रीस इन्वेजन बाय अलेक्जेंडर, और फिर ये सब काफिला रुक जाता है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे प्री मौर्यन के टाइम में किस तरीके से सोशल चेंजेस होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वर्ण सिस्टम इंडिया में ऑल्दो पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज अपने आप को इस तरीके से सोसाइटी डेवलप हो चुकी थी। जुडिशियल सिस्टम में हार्श पनिशमेंट उस समय दिए जाते थे। इसमें हम देखेंगे कि सर कलम करना हो या किसी बॉडी पार्ट को काटना हो, इस तरीके के पनिशमेंट्स दिए जाते थे। काफ़ी टफ और हार्श पनिशमेंट्स दिए जाते थे अगर कोई क्राइम करता था। रिवेंज वॉज उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसमें रिवेंज वॉज पार्ट ऑफ दैट। आई फॉर एन आई का कॉन्सेप्ट फॉलो होता था। अगर कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करता था तो उसके साथ उतने ही गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था। वुमेन का स्टेटस था, इट वाज ऑन डिक्लाइन, जो कि लेटर वैदिक पीरियड से ही डिक्लाइन होने लगता है। नो फॉर्मल एजुकेशन फॉर वुमेन एंड देयर रोल वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द सोसाइटी, एंड दे वर बेसिकली चाइल्ड बियरिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ दैट टाइम। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हम देखते हैं कि कॉमर्स जो है वो उस समय रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ट्रेड की जो है कई सारी रिस्ट्रिक्शंस डेवलप होती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड इस समय में अभी नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि आयरन टूल्स यूज होने लगे थे। एग्रीकल्चर में इरिगेशन जो है वो इम्प्रूव हो चुका था। इसके बाद गृहपतिज थे, वो लैंड्स को कंट्रोल कर रहे थे। गृहपतिज वॉज अ टर्म यूज्ड फॉर पीपल हु कंट्रोल्ड लैंड। इरिगेशन इंप्रूव होने के साथ ही नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जैसे व्रीही एंड साली। ये राइस की वेराइटीज थी, ये न्यू वेराइटीज ऑफ राइस इंट्रोड्यूस हो चुकी थी इस समय। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में आप देखोगे लरिशिंग ट्रेड ड्यू टू एग्रीकल्चरल सरप्लस। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ट्रेड था इट वाज काफ़ी एक्सपेंडिंग और इम्प्रूव हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस सरप्लस। की ट्रेड रूट्स जो थे वो तक्षशिला, राजगिरी से मथुरा, उज्जैन और भरूच वाले रीजन में ये ट्रेड रूट्स फॉलो होते थे। पॉटरी में आप देखोगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज होता था, NBPW एंड पेंटेड ग्रे वेयर। इट वाज द सेम पॉटरी विच वाज यूज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में 6th सेंचुरी BC में राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हम देखते हैं। 60
363 रिलीजियस ऑर्डर्स डेवलप होते हैं, जिसमें 62 नॉन फिलोसफर्स के बारे में हमें पता है। इसके बाद सोशल कन्फ्लिक्ट्स होता है बिटवीन क्षत्रियाज अपोज्ड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, वैश्याज वर लुकिंग फॉर सम स्पिरिचुअल टीचिंग्स एंड लुकिंग फॉर इक्वलिटी, कहीं पर कि उन्हें जो उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ था बिकॉज ऑफ ट्रेड मर्केंटलिज्म, दे वर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव, कि उनको कहीं पर ऐसी जगह मिले जहाँ पर उन्हें इक्वली इगलिटेरियन सोसाइटी दे वर लुकिंग फॉर। सो उसी इन्हीं सारी सिचुएशंस में उन्हें वर्धमान महावीर मिलते हैं जो कि जैनिज्म की स्थापना करते हैं, गौतम बुद्ध मिलते हैं जो बुद्धिज्म को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं या फिर स्टेब्लिश करते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे जो पॉपुलेशन थी बेसिकली जो शूद्रा और जो वैश्यास थे वो बहुत बड़ी मात्रा में फॉलोअर्स बनते हैं गौतम बुद्ध के एंड वर्धमान महावीर के। सो इनके बारे में हम जब जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी थे इट रिलाइड ऑन द कैटल ओनली, कैटल के साथ साथ एग्रीकल्चर एंड कैटल। और वैश्यास फेवर्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो मैंने आपको बताया। सो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं इस चैप्टर का, पूरे टॉपिक का। 6th सेंचुरी BC जो है मेजर शिफ्ट होती है, जो पॉलिटिकल पावर थी वो मगध का राइज हमने देखा। फॉरेन इन्वेजन्स में हमने पर्शियंस को देखा, अलेक्जेंडर को देखा। सोशल चेंजेस में हमने देखा वर्ण सिस्टम वाज मोर मैच्योर्ड नाउ, देयर वाज कास्ट सिस्टम इन प्लेस, बुद्धिज्म जैनिज्म इज इमर्जिंग। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ट्रेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कॉमर्स में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं बट ट्रेड इज ग्रोइंग। एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रही है तो ट्रेड उस वजह से भी ग्रो कर रहा है। फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर देखने को मिल रही है। मौर्यन एम्पायर आगे आने वाले समय में एक बड़ी एम्पायर बनेगी जो बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेंशन करेगी, पावरफुल एम्पायर देखेंगे। फर्टाइल लैंड्स, यहाँ पर आयरन प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, अर्बन सेंटर्स, ऑल दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है इंडिया में अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद अंटिल द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक, तो यहाँ पर जब अलेक्जेंडर इंडिया में आता है उसी समय नंद डायनेस्टी भी यहाँ पर रूल कर रही थी, और फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से चीज़ें मौर्य एम्पायर के हाथ में चली जाती हैं। फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। वी विल सून ब्रिंग द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।